हेलो बच्चों, हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अभी पाथ फाइंडर फॉर फिजिक्स का। ये चैप्टर ऑसिलेशंस एंड वेव्स का है। ओके, चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी हैव टू रबर पैड्स आर affixed at the bottom of a box and the assembly thus formed is placed on a uniform slope of inclination theta equal to 0.5 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स है, उसके नीचे दो रबर पैड हैं, एक इंक्लाइन सरफेस पर रखे हैं जिसका इंक्लिनेशन बहुत छोटा सा है 0.5 डिग्रीज का। Coefficient of friction between the slope and the pads is mu equal to 0.6. Okay. Two electric motors installed in the box can make these pads to move back and forth relative to the box simple harmonically in opposite phase along the inline of the fastest descent of the slope. तो बेसिकली शॉर्ट में ये है कि ये इसके अंदर मोटर लगी हुई है, वो क्या कर रही है, मोटर इस पैड्स को ऑसिलेट करवा रही है विथ रेस्पेक्ट टू द बॉक्स। अब बात ऐसी है कि ये दोनों पैड्स का ऑसिलेशन अपोजिट फेज में है, यानी कि जब ये पैड ऊपर जाएगा तब ये पैड नीचे आएगा, और जब ये पैड नीचे जाएगा तो ये पैड ऊपर जाएगा। सिंपल। ओके, अभी amplitude of these simple harmonic oscillation motions is given to be 0.25 mm and the angular frequency is omega equal to 72 radians per second. Soon after the motors are switched on simultaneously, the box acquires a constant velocity down the slope. Find the magnitude of this constant velocity. तो बात ऐसी है कि यहाँ पे हमारा बॉक्स जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लोप के नीचे जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0 मान ले। तो यहाँ पे हमारा जनरली फर्स्ट अप्रोच क्या रहता है, मेरा भी यही अप्रोच था कि वी गो फॉर द इक्विलिब्रियम, है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमें ब्लॉक की नेट फोर्स 0 करनी होगी। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक शुड बी 0। तो पहले हम फोर्स का एनालिसिस करते हैं, क्या होगा। तो सबसे पहले हम mg के कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, mg तुम्हारा वर्टिकली लग रहा है नीचे, तो अलोंग द नॉर्मल mg का एक mg cos थीटा। ओके, और अलोंग द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट क्या बनेगा। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास mg का कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। तो mg गायब करते हैं, हमारे पास mg के दो कंपोनेंट्स हैं। ओके, अब एक चीज यहां पे समझो, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो sin थीटा कैन बी सिंपली रिप्लेस्ड विथ थीटा। sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इन रेडियंस। ठीक है, और cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा, तो मैं cos थीटा यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे एक कंपोनेंट इस तरफ mg होगा और दूसरा फोर्स इस तरफ कितना होगा, mg थीटा। ये दोनों फोर्स तुम्हारे ब्लॉक पे लग रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझो, यहाँ पे दो सपोर्ट्स हैं तो दोनों पे नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो बात ऐसी है कि क्योंकि हमें मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म मान के चलना है, ओके, साइज ऑफ द ब्लॉक कुछ दिया हुआ नहीं है, तो वी विल अज्यूम दैट द नॉर्मल फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक्स इज इक्वल। ठीक है, दोनों पे नॉर्मल फोर्स बराबर लग रही है। अब यहां पे नॉर्मल डायरेक्शन में ये दोनों नॉर्मल फोर्स mg को बैलेंस करेंगी, तो दोनों नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी mg/2। ठीक है, राइट। अब दूसरी बात, अलोंग द सरफेस फ्रिक्शन लगेगा। ओके, तो ये एक पैड पे तुम्हारा फ्रिक्शन लगेगा F1, दूसरे पैड पे फ्रिक्शन लगेगा F2। तो इन दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस का सम mg थीटा को बैलेंस करना चाहिए। ओके, तो अब हम पहले समझेंगे कि क्या ये पॉसिबल है। ओके, तो पहली बात तो समझो कि यहां तो दोनों फ्रिक्शन तुम्हारे स्टैटिक हो सकते हैं या तो काइनेटिक हो सकते हैं। तो पहले हम इनकी काइनेटिक वैल्यूज देख लेते हैं। ठीक है, तो F1 इक्वल टू F2 काइनेटिक वैल्यू क्या होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं काइनेटिक फ्रिक्शन। इनकी काइनेटिक वैल्यू क्या होगी, म्यू एन, यानी कि म्यू mg/2 के बराबर। ओके, राइट। अब अगर तुम वैल्यूज रख के देखो, थीटा की वैल्यू रेडियंस में रखना, है ना, तो जो तुम्हारा mg थीटा है ना, वो म्यू mg/2 से बहुत छोटा है। ओके, तो अगर दोनों फ्रिक्शन तुम्हारे काइनेटिक हैं तो वो उनका सम ऑब्वियसली mg थीटा से ज्यादा होगा। ओके, तो उस केस में ये तुम्हारा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाएगा। ओके, तो क्या इसका मतलब है कि फ्रिक्शन स्टैटिक हो सकता है? अगेन नो। क्यों?
क्योंकि अगर फ्रिक्शन इन दोनों में से कोई भी फ्रिक्शन स्टैटिक हुआ तो उसका मीनिंग हुआ कि ये ब्लॉक तुम्हारा रेस्ट पे होना चाहिए उस मोमेंट उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। जितने ड्यूरेशन के लिए तुम्हारा ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तभी फ्रिक्शन स्टैटिक हो पाएगा। और अगर ब्लॉक रेस्ट पे रहा तो ब्लॉक के रेस्पेक्ट ये पैड के रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक तुम्हारा एसएचएम करेगा। क्योंकि ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ये पैड एसएचएम कर रहा है तो पैड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक को एसएचएम करना पड़ेगा, तो अगेन गड़बड़ है ना। हमारा ब्लॉक तो एक्चुअली यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है तो इधर भी कुछ गड़बड़ तो हो रही है, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले यहां पे हम वेलोसिटी ऑब्जर्व करते हैं क्या हो रही है। तो सबसे पहले अज्यूम करो तुम्हारे ब्लॉक की वेलोसिटी v होगी, ओके। अज्यूम करो ब्लॉक की वेलोसिटी v है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक क्या होगा। अब मैं विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक देखूंगा तो तुम्हारा ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहिए और ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा ऊपर जाएगा वेलोसिटी v से। अगर ब्लॉक की वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम में v थी तो ब्लॉक के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक द प्लेटफॉर्म विल गो अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी v, ओके। और तुम्हारे जो दोनों पैड्स हैं ये दोनों एसएचएम कर रहे हैं ब्लॉक के रेस्पेक्ट में, तो इनकी वेलोसिटी भी एसएचएम करेगी। तो इन दोनों पैड्स की वेलोसिटी में अज्यूम कर लूं v1 है और v2 है, ठीक है। दोनों पैड्स की वेलोसिटी अज्यूम कर लो v1 और v2 है, राइट। तो देखो जैसा कि मैंने बोला कि तुम्हारा v1 और v2 कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं, मतलब ये v1 या v2 दोनों में से कोई भी v के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। होगा तो किसी एक मोमेंट के लिए होगा लेकिन इमीडिएटली उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये पैड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कभी रेस्ट पे नहीं रह सकता, ओके। v1 तुम्हारा कंटिन्यूअसली एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए v के बराबर नहीं होगा, करेक्ट। तो ये पैड तुम्हारा फॉर सम ड्यूरेशन ग्राउंड के फ्रेम में रेस्ट पे नहीं आ पाएगा। दैट मींस फ्रिक्शन इज नेवर स्टैटिक, फ्रिक्शन इज नेवर स्टैटिक। अब यहां पे फिर तुम्हारी कंडीशंस क्या बनती हैं, तो यहां पे चार कंडीशंस पॉसिबल हैं कि या तो v1 v से ज्यादा हो जाए और v2 भी v से ज्यादा हो जाए। ये दोनों वेलोसिटी तुम्हारी इस वेलोसिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म से ज्यादा हो जाए, ठीक है। हम विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक अभी पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, ओके। तो ये दोनों पैड्स की वेलोसिटी अगर v से ज्यादा होगी, मतलब ये दोनों पैड्स ग्राउंड से ज्यादा तेज ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों जगह फ्रिक्शन तुम्हारा नीचे लगेगा, ठीक है। तो ये मैं ड्रॉ करता हूं, ओके। उस केस में तुम्हारा जो फ्रिक्शन है F1 भी नीचे लगेगा, F2 भी नीचे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन पॉसिबल क्या है कि v1 ग्रेटर देन v है, v2 लेस देन v है। तो v1 v से बड़ा है, मतलब ये पैड ज्यादा तेज ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा, तो तुम्हारा F1 नीचे है, लेकिन इस पैड की वेलोसिटी ग्राउंड से कम है तो ये पैड स्लो जा रहा है, मतलब इस पे फ्रिक्शन अब ऊपर लगना चाहिए, तो F2 तुम्हारा ऊपर लगेगा, ओके। अब समझो ध्यान से, हमने क्या देखा था कि तुम्हारे दोनों फ्रिक्शंस काइनेटिक होंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी म्यू mg/2। तो यहां पर ये दोनों फ्रिक्शन की वैल्यू सेम होगी काइनेटिक, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, कैंसल आउट, ओके। दोनों फ्रिक्शन एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, राइट। मतलब तुमको mg थीटा डाउन द इंक्लाइन फोर्स लग रही है और फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो तुम्हारे ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउनवर्ड्स हो जा रही है उस मोमेंट के लिए, उस ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। अब एक और कंडीशन तुम्हारी क्या पॉसिबल है कि v1 लेस देन v, v2 लेस देन v। तो अगर v1 लेस देन v है मतलब ये पैड स्लोली जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा और इस पे भी फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा F1 ऊपर लग रहा है, F2 ऊपर लग रहा है, तो अब दोनों फ्रिक्शन तुम्हारे काइनेटिक हैं और दोनों ऊपर लग रहे हैं और mg थीटा नीचे। तो अब यहां पे क्या हुआ है,
मतलब तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स जो टोटल होगी वो mg थीटा से ज्यादा होगी, तो तुम्हारे ब्लॉक का नेट फोर्स ऊपर लगना चाहिए। ओके, मतलब समझ रहे हो, इस सिचुएशन में ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन है, और इस सिचुएशन में ब्लॉक पे नेट फोर्स अप द इंक्लाइन है। ठीक है, अब एक और सिचुएशन पॉसिबल है, v1 लेस देन v, v2 ग्रेटर देन v। तो इस केस में तुम्हारा f1 तो ऊपर लगेगा लेकिन f2 नीचे लगेगा, और अगेन क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अगेन तुम्हारे पास नेट फ्रिक्शनल फोर्स जीरो। तो इस सिचुएशन में अगेन mg थीटा नीचे लग रहा है और फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, नेट फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, टोटल फ्रिक्शनल फोर्स जीरो है, तो ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगी। तो यहां से हमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि ब्लॉक पे नेट फोर्स कांस्टेंट नहीं है, नेट फोर्स जीरो है ही नहीं, कभी ब्लॉक पे नेट फोर्स ऊपर है तो कभी नेट फोर्स नीचे है, समझे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि तुम्हारा ब्लॉक जो है वो कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, ब्लॉक इज नेवर इन इक्विलिब्रियम। तो अब ये क्वेश्चन में फिर ब्लॉक की वेलोसिटी कांस्टेंट हो कैसे सकती है, उसका एक तरीका है कि तुम्हारे ब्लॉक पे एवरेज फोर्स जीरो कर दो, समझ रहे हो। एट अ गिवन मोमेंट ब्लॉक पे नेट फोर्स जीरो नहीं होगी, बट ब्लॉक पे अगर एवरेज फोर्स जीरो है तो ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक बिना एक्सेलरेशन के चल रहा था। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में भी अगर तुम देखो तो ओमेगा बहुत ज्यादा है, मतलब ये जो दोनों पैड्स हैं तो ये बहुत फास्ट ऑसिलेट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड बहुत छोटा है। ठीक है, तो हमें बहुत ही छोटे टाइम पीरियड में वो एवरेज फोर्स निकालनी है, और मतलब हमारे जैसे 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, तो उसमें ओवरऑल तुम्हारी एवरेज फोर्स जीरो रहेगी। तो ये मूवमेंट इतने फास्ट होंगे कि तुमको लगेगा नहीं कि ब्लॉक एक्सेलरेट या डिसलेट कर रहा है, तुमको लगेगा कि ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, जबकि होगा क्या एक्चुअली कि ब्लॉक झटका खा खा के जा रहा होगा। ओके, अगर ऐसे सिचुएशन में ब्लॉक को टच करो तो तुमको बहुत सारे वाइब्रेशंस फील होंगे, क्यों, क्योंकि कभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर है, कभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे है। ओके, तो ये एक्सेलरेशन का वेरिएशन की वजह से ब्लॉक में झटके लगेंगे, बट ओवरऑल क्या होगा, एवरेज परफॉर्मेंस क्या होगा कि टोटल एक्सेलरेशन जीरो। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन को एवरेज मेथड से सॉल्व करना है, एनएलएम का ये टिपिकल क्वेश्चन है ही नहीं। ओके, तो यहां पे तुमको एवरेज फोर्स को ऑब्जर्व करना है कैसी है। ठीक है, तो अब हमें उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें ये सिचुएशंस एनालाइज करनी पड़ेंगी। ओके, और हमें उसका आउटपुट क्या चाहिए, हमें उसका आउटपुट चाहिए कि तुम्हारी जो फ्रिक्शन फोर्स की जो एवरेज है, एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड्स शुड बैलेंस mg थीटा। ओके, दोनों फ्रिक्शनल फोर्सेस का जो सम निकालेंगे, उस सम का जो तुम्हारा एवरेज मिलेगा, ओके, वो mg थीटा को बैलेंस करना चाहिए, तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स एवरेज mg थीटा को बैलेंस करेगा, तुम्हारी एवरेज फोर्स ओवरऑल जीरो हो जाएगी। तो हमारा टारगेट इस क्वेश्चन का है एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स पता करना कितनी होगी, और उसके बेसिस पे हम फिर वेलोसिटी पता कर पाएंगे। अब उसके पहले एक चीज और समझो, सबसे पहले हम सिर्फ v1 और v2 को ऑब्जर्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि v1 और v2 तुम्हारे क्या है, बेसिकली दोनों पैड्स का SHM ऑपोजिट फेज में है। ऑपोजिट फेज का मीनिंग मैंने बताया था कि जब ये ऊपर जाएगा तब ये नीचे जाएगा, तो दैट मीन्स जब v1 तुम्हारा पॉजिटिव होगा तब v2 नेगेटिव होना चाहिए, और जब v1 नेगेटिव होगा तब v2 पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो जैसे अगर तुम ये ग्राफ देखो कि ये ग्राफ तुम्हारा v1 का ग्राफ है और ये तुम्हारा v2 का ग्राफ है, तो देखो जब तुम्हारा v1 पॉजिटिव है v2 नेगेटिव, और जब v1 नेगेटिव है तब v2 पॉजिटिव है, फिर अगेन जब v1 तुम्हारा पॉजिटिव हुआ तब v2 नेगेटिव हुआ, तो अपोजिट फेज का ये मीनिंग है। ओके, तो अब यही केस हमें यूज करना है। ठीक, अब जो है हम ये कंडीशन यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तुम्हारे कंडीशंस क्या बन रही है, या तो तुम्हारे दोनों फ्रिक्शन कैंसिल आउट कर जाएंगे, या तो दोनों फ्रिक्शन डाउनवर्ड लगेंगे, या तो दोनों फ्रिक्शन अपवर्ड लगेंगे। तो हम ये कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे, और मैं इस चीज को ग्राफ से समझाता हूं अभी। तो अब तुम्हारा ये देखो, ये तुम्हारा v1 का मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है, और ये तुम्हारा मैंने v2 का ग्राफ बनाया है, और जो प्लेटफॉर्म है विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो प्लेटफॉर्म की कांस्टेंट वेलोसिटी मैंने मान ली ये है, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे तुम्हारा ये रीजन देखो, तो यहां पे और यहां पे v1 v से ज्यादा है, और यहां पर और यहां पर
V1 जो तुम्हारा है V से कम है। सिमिलरली ये रीजन में V2 V से छोटा है, ये रीजन में और ये रीजन में V2 जो है V से बड़ा है। ओके, अब वो कंडीशंस को यूज करो। तो हमारे फ्रिक्शन सबसे पहले तो हम देखेंगे कैंसल आउट कब होते हैं। फ्रिक्शन तुम्हारे कैंसल आउट हो रहे हैं जब V1 V से बड़ा हो और V2 V से छोटा हो, या फिर V1 V से छोटा हो और V2 V से बड़ा हो। ओके, तो उस केस में तुम्हारे दोनों फ्रिक्शन कैंसल आउट हो जा रहे हैं। ओके, तो ये सिचुएशन हम ग्राफ में क्रिएट करते हैं। तो यहां पे V1 V से बड़ा है जबकि V2 जो है तुम्हारा वो V से छोटा है। ऐसे यहां पे V2 V से बड़ा है और V1 तुम्हारा V से छोटा है। ठीक है, तो ये रीजन में और ये रीजन में फ्रिक्शन कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये रीजन में तुम्हारी यहाँ पे V1 V से बड़ा है, V2 V से छोटा है, तो यहाँ पे तुम्हारा फ्रिक्शन कैंसिल हो जाएगा। ऐसे अगेन यहाँ पे V1 V से बड़ा, V2 V से बड़ा है सॉरी, और V1 जो है V से छोटा है, तो अगेन फ्रिक्शन कैंसिल होगा, राइट। ऐसे फिर अगेन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा फ्रिक्शन और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने इनको डार्कन कर दिया। ये डार्क एरियाज में क्या है, तुम्हारा फ्रिक्शन जो है कैंसिल आउट हो जा रहा है। फ्रिक्शन इज नेट फ्रिक्शनल फोर्सेस जीरो, दोनों पैड्स के मिलाकर नेट फ्रिक्शनल फोर्सेस जीरो। ठीक है, अब ये रीजन्स में क्या हो रहा है वो समझो। तो यहां पे V1 भी तुम्हारा V से छोटा है, V2 भी हमेशा V से छोटा है। तो V1 स्मॉलर देन V एंड V2 स्मॉलर देन V, उस केस में फ्रिक्शन तुम्हारा दोनों फ्रिक्शन ऊपर लगेंगे। ओके, अगर तुम ग्राफ में ऑब्जर्व करो तो ये सिचुएशन हमारी बन ही नहीं रही, तो मैं इस सिचुएशन को कैंसिल कर सकता हूं कि ये सिचुएशन हमारी कभी नहीं बनेगी कि V1 और V2 दोनों ही V से बड़े हों। ठीक है, तो V1 V2 दोनों जब V से छोटे हैं तो दोनों फ्रिक्शन ऊपर लगेंगे। तो उस केस में तुम्हारे ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 यानी कि 2F। ठीक है, तो 2F तुम्हारी टोटल फोर्स हो जाएगी यानी कि म्यू mg के बराबर। F तुम्हारा म्यू mg बाय 2 था, तो 2F तुम्हारा म्यू mg हो जाएगा। ओके, तो यही चीज मैं फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे ग्राफ में ड्रॉ करूंगा। तो यहां पे हम एक और एक्सिस बना देते हैं। तो ये मैंने ग्राफ को एक्सटेंड कर दिया यहां पे, है ना। तो ये डार्क रीजन में हमारे पास टोटल फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, और ये जो लाइट रीजन है यहाँ पे टोटल फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारी ऊपर की तरफ लग रही है कितनी, 2F के बराबर। तो इनको मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मेरे को यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स बनेगी 2F के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी, म्यू mg के बराबर। ऑलराइट, दोबारा लिखते हैं, म्यू mg के बराबर तुम्हारा टोटल फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ये y रीजन में भी तुम्हारा टोटल फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg हो जाएगा। तो मैंने ये सब जगह पे म्यू mg ड्रॉ कर दिया। ओके, अब मुझे इनका एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है फॉर वन साइकिल। ओके, तो अब कैसे होगा, तो मेरी साइकिल में कहां से स्टार्ट करूं। तो सपोज कि मैंने ये ड्यूरेशन ले लिया फॉर वन टाइम पीरियड। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का मेरा वन टाइम पीरियड हो रहा है, मैं ये वन टाइम पीरियड मार्क कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां से लेके यहां तक मेरा वन टाइम पीरियड खत्म हो जा रहा है। ओके, और अब उसमें अज्यूम करो कि तुम्हारा जो ये व्हाइट रीजन है इसका ड्यूरेशन स्मॉल टी है। ओके, इसका ड्यूरेशन स्मॉल टी है, तो यहां पे भी ये ड्यूरेशन स्मॉल टी होगा। ओके, तो मैं यहां से लेके यहां तक अब मैं एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स निकालूंगा। तो निकालना बहुत आसान काम है। कैसे करते हैं हम, यहां से लेके यहां तक मुझे टोटल एरिया ग्राफ निकालनी है और उसको डिवाइड बाय टोटल टाइम पीरियड कर देना है ना। तो मैं यहां पे मेरा फ्रिक्शन जीरो है, फिर यहां पे मेरे पास फ्रिक्शन म्यू mg है ना, टोटल फ्रिक्शन। तो ये एरिया में ले लूंगा, अगेन यहां पे जीरो, अगेन यहां पे मेरी टोटल एरिया में ये ले लूंगा। ओके, तो मैं टोटल एरिया लेके डिवाइड बाय टाइम पीरियड कर दूंगा। तो ये एरिया तुम्हारी कितनी है, म्यू mg इंटू स्मॉल टी, है ना। सेम एरिया मुझे यहां पे मिल ली, तो टोटल एरिया 2 म्यू mg अपॉन इंटू स्मॉल टी, और डिवाइड में मेरा टोटल टाइम पीरियड में कैपिटल टी कर दूं, तो ये मुझे एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स मिल चुकी है। ओके,
और ये तुम्हारी बराबर होनी चाहिए किसके, mg थीटा के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो यहां से मुझे पहले स्मॉल t मिल जाएगा किसके बराबर, mg थीटा कैपिटल T बाय 2 म्यू mg, तो हो जाएगा तुम्हारा थीटा कैपिटल T बाय 2 म्यू। तो मुझे अब ये स्मॉल t मिल चुका है, अब इसके बेसिस पे मैं पता करूंगा कि ये वेलोसिटी मेरी कितनी होगी। ओके, तो उसका काम आसान है बहुत। मैं ग्राफ को यहां से शुरू करता हूं समझना। ओके, तो मैंने अब ये v1 के ग्राफ को यहां से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यहां से मैं स्टार्ट कर दिया। तो v1 का ग्राफ को मैं लिख सकता हूं, क्या होगा ये तुम्हारा v1 इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा, टी नहीं लिखेंगे यहां पे, और यहां पे टाउ लिख देते हैं, ठीक है, टाउ इज द टाइम चेंज। ओके, तो अब यहां पे तुम्हारा v1 और v दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 0 से लेके यहां तक का ड्यूरेशन कितना है, तो तुम्हारा ये पूरा ड्यूरेशन स्मॉल t था, तो ये उसका हाफ हो जाएगा, है ना। ये पूरा ड्यूरेशन स्मॉल t है, तो ये उसका हाफ ड्यूरेशन स्मॉल t बाय 2 होगा। तो मुझे टाउ एट टाउ इक्वल टू स्मॉल t बाय 2 तुम्हारा v1 इक्वल टू v हो जाएगा। v1 और ये v प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी दोनों बराबर हो जाएंगे, दैट्स इट, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो v1 की जगह मैं a ओमेगा साइन ओमेगा t बाय 2 लिख देता हूं, तो v1 इक्वल टू a ओमेगा साइन ओमेगा t बाय 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब मुझे बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो हम इसकी वैल्यूज डालते हैं, तो v तुम्हारा होगा a ओमेगा साइन ओमेगा t बाय 2, तो t तुम्हारा कितना है, थीटा t बाय म्यू, थीटा t बाय 2 म्यू। ओके, तो ये हो जाएगा a ओमेगा साइन ओमेगा इंटू टाइम पीरियड, ओमेगा इंटू टाइम पीरियड होता है तुम्हारा 2 पाई के बराबर, तो 2 पाई थीटा बाय 2 म्यू। मैंने एक थोड़ी मिस्टेक कर दी, हमारे पास स्मॉल t बाय 2 लेना था, राइट। तो तुम्हारा ये तो स्मॉल t है, तो यहाँ पे एक और 2 मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 आ जाएगा, एक छोटा सा मिस्टेक, ठीक है ना। हमें यहाँ पे स्मॉल t बाय 2 लेना था, तो यहाँ पे एक और बाय 2 आ जाएगा, तो ये बाय 4 हो जाएगा, करेक्ट। तो मेरी वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा साइन पाई थीटा बाय 2 म्यू। ओके, अब अगर तुम यहाँ पे थीटा और म्यू की वैल्यू डालोगे, तो एक्चुअली तुमको मिलेगा कि ये टर्म ना, ये एंगल रेडियंस में बहुत छोटा है, तो साइन ऑफ स्मॉल एंगल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एंगल इटसेल्फ, है ना। तो तुम्हारा वेलोसिटी फिर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा बराबर a ओमेगा पाई थीटा बाय 2 म्यू के। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं हम। ओके, सबसे पहले थीटा तुम्हारा कितना है, 0.5 डिग्रीज था, है ना। तो इसको मैं रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.5 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे थीटा की जगह यूज करनी है। ओके, तो मैं v लिखता हूं, v तुम्हारा हो जाएगा a तुम्हारा 0.25 मिलीमीटर है ना। ओमेगा तुम्हारा होगा 72। ओके, फिर तुम्हारे पास पाई आ गया, है ना। फिर थीटा होगा तुम्हारा 0.5 पाई बाय 180 और डिवाइड बाय 2 टाइम्स म्यू हो जाएगा 0.6। इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने से तुम्हें आंसर मिलेगा 0.41 मिलीमीटर पर सेकेंड। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।